जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार। और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। 2026 स्थान जीएमसीसी, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road. मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को यूपी में 5 से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष होने पर कार्यक्रम। सीएम योगी ने किया अभियान की तैयारियों की समीक्षा। कहा सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लगाई फटकार। कहा पेपर लीक मामला बहुत संवेदनशील, यूपीएससी से आपको सीखना चाहिए। अमरोहा में मंदिर परिसर में मिला बकरे का सींग। घटना से श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। हमीरपुर में आंधी तूफान के दौरान ढहे निर्माणाधीन पुल मामले में एक्शन। सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी निलंबित। डीपीएम दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की छोड़ी कप्तानी। सीजन खत्म होने से पहले इस्तीफा दिया। आईपीएल में एलएसजी पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर रही पंत ने खुद कप्तानी से हटने का किया आग्रह। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण कल सीएम योगी करेंगे। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे राजनाथ सिंह। सुबह 11:15 पर इकाना स्टेडियम में पास ये कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे रक्षा मंत्री। इसके साथ ही कई लोगों की मौजूदगी होगी। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, जहां नौसेना शौर्य वाटिका का कल लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन करेंगे। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रहेगी और मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली इस कार्यक्रम में। बेहद भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कल किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नौसेना शौर्य वाटिका का कल लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही बताते चले, ये बेहद विशेष कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी। मुख्य अतिथि के तौर पर राजनाथ सिंह शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। इसके साथ कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है और कल
जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रमन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए कल विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी, केंद्रीय रक्षा मंत्री की भी मौजूदगी होगी, और कौन कौन विशेष दिग्गज की मौजूदगी हो सकती है? बिल्कुल, कल यानी शनिवार 30 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के ही एक सांसद हैं, ये दोनों लोग मिलकर एक मंच पर रहेंगे और नौसेना सौर वाटिका का भव्य उद्घाटन होगा। ये नौसेना सौर वाटिका जो है इकाना स्टेडियम के पास, जो कि गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में आता, वहां बनाई गई है। इस नौसेना सौर वाटिका के उद्घाटन के बाद में यहाँ पर जो नौसेना के लोग जो ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए काफी कुछ फायदा होगा आर्मी नौसेना वालों को। और साथ में बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह और क्षेत्रीय कई पदाधिकारी मौजूद रह सकते हैं और साथ में कई नौसेना के बड़े अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सभी की नजरें बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही साथ कई दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नौसेना शौर्य वाटिका का कल लोकार्पण होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और कल इस कार्यक्रम का बेहद भव्य तरीके से जो है आयोजन होगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह के पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी लगातार किए जा रहे हैं। सभी तैयारियां कर ली गई है, बस इंतजार है कल का। और एक और बड़ी खबर, जहां नीट छात्रों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में नीट छात्रों के लिए फ्री बस सेवा, जहां ये बड़ी पहल दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है, जहां सरकार ने फ्री बस सेवा का ऐलान किया है। एडमिट कार्ड दिखाने पर नहीं लगेगा किराया। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दिल्ली सरकार का अहम कदम इस वक्त सामने आ गया है, जहां एडमिट कार्ड दिखाने पर बस में किराया नहीं लगेगा। फ्री बस सेवा दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम उन छात्र छात्राओं के लिए जो नीट का री एग्जाम देंगे, एक बड़ी पहल बताई जा रही है। सीधी जानकारी आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से, जहां नीट छात्रों के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, और एक बड़ी पहल मानी जा रही है। यानी कि अब आपको एडमिट कार्ड दिखाकर आप फ्री बस सेवा का लाभ ले सकते हैं। आपको बताते चले, रे एग्जाम के लिए तमाम छात्र छात्राओं को अब सफर के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और प्रयागराज में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक संगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने अधिकारियों को उद्योगों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता पर हल करने को कहा। बैठक में फूलपुर औद्योगिक स्थान की भूमि से जुड़े मामले पर भी चर्चा हुई, जिस पर एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सोराव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट और भूमि पैमाइश पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपीसीडा अधिकारियों ने चल रहे कार्यों का जानकारी दी। इसके साथ ही बैठक का संचालन सहायक आयुक्त उद्योग ने किया।
मुरादाबाद की रिजर्व पुलिस लाइंस को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस लाइंस परिसर में आदेश कक्ष और अतिथि के गृह के सौंदर्यीकरण कार्य का भव्य उद्घाटन किया गया। डीआईजी मुनिराज ने फीता काटकर उद्घाटन किया और इसके बाद नव विकसित परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस लाइंस को अधिक सुव्यवस्थित और सुविधा युक्त बनाने के लिए ये कार्य कराया गया है। परिसर में बेहतर बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पहल की सराहना की। मैनपुरी पुलिस ने ऑपरेशन दहन अभियान के तहत नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के मादक पदार्थ नष्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कुरावली और थाना भोगांव पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थों का विधिवत विनिष्टीकरण कराया गया है। पुलिस के अनुसार कुल 995.983 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 10 करोड़ 8 लाख रुपए आकी गई है। इनमें गांजा, स्मैक, डोडा, डाइपिजा, इसके साथ ही हेरोइन और अफीम शामिल है। ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A और न्यायालय के आदेश के तहत पूरी की गई है। मादक पदार्थों को पर्यावरण सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उच्च क्षमता वाले इंसिनरेटर से नष्ट किया गया। इस दौरान संतोष कुमार सिंह समेत ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। 2026 को डीजीपी महोदय के आदेश पे ऑपरेशन दहन अभियान के अंतर्गत एसपी सेकंड निर्देशन में एनडीपीएस मालों का आज विनिष्टीकरण किया जा रहा है। ये माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित कुल जो 95 वाद थे जो कुरावली थाना और थाना भोगांव के संबंधित थे, जिसके अंतर्गत एनडीपीएस संबंधित 996 किलोग्राम जो मादक पदार्थ था आज ग्रीन हाउस वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री में लाया गया है, जो विनिष्ट किया जा रहा है। इसकी कुल बाजारों की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। और गोंडा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 कुंतल अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी कीमत लगभग 41 करोड़ 60 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक विनीत और जायसवाल के निर्देशन में मैजापुर चीनी मिल के इंसिनरेटर में गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, कोकीन और डोडा सहित 1511 किलो से अधिक मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है। ये कार्रवाई जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों के तहत पूरी की गई है। पुलिस ने कहा है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराना है कि आज दिनांक 29/5/2026 को ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद गोंडा के विभिन्न थानों में पंजीकृत 898 मुकदमों से संबंधित करीब 15 क्विंटल 11 किलोग्राम मादक पदार्थों को मैजापुर चीनी मिल में जलाकर नष्ट किया गया है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 41 करोड़ 60 लाख रुपए है। और बदायूं में आगामी ज्येष्ठ पूर्णिमा गंगा स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं चाकचौबंद रखी जाए। वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। गंगा घाटों पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरायू का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ओपीडी, आईपीडी, एनबीएसयू, एसटीईएमआई कक्ष, फार्मेसी, औषधि वितरण कक्ष और लेबर रूम समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई बेहतर रखने और मरीजों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने निर्देश दिया कि अस्पताल के वाटर कूलर में ORS घोल उपलब्ध रहे ताकि गर्मी से मरीजों को राहत मिल सके। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रंजना ने जनरेटर खराब होने और स्टाफ की कमी की जानकारी दी, जिस पर डीएम ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
और वहीं देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हल्की का निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। तेज बारिश के बीच डीएम ने भाट पार रानी सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्य कर्मी और संविदा कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। आरबीएस की टीम भी मौके से गायब मिली, जिस पर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने अस्पताल में ओपीडी दवा वितरण, साफ सफाई और वार्ड व्यवस्था का जायजा लिया और लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी। सबके लिए आई एक गर्भवती महिला का एमसीपी कार्ड अधूरा मिलने पर भी डीएम ने नाराजगी जताई और आशा कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग पर सवाल उठाए। एम ने सीएमओ, एसीएमओ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि अगली बार सुधार नहीं मिला तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। और फतेहपुर में बकरीद के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। दरअसल शहर के चौक इलाके स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के बाहर बकरे का मांस और सिर फेंके जाने से तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। सूचना पर एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। उसमें तत्काल स्थानीय पुलिस नोटिस आई और उसमें जो भी संज्ञान मिला है, जो उसकी जांच की जा रही है। जांच करके इसमें उचित कार्रवाई। इनके द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस बार दिलासा रख दिया गया था, पर इस बार भी दिलासा से काम नहीं चलेगा। व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। तो कभी नहीं देने की मंशा रहती है, मंशा कार्रवाई की जाती है। तो पूर्व की घटनाओं की जानकारी मिली है, इसके विषय में हम जानकारी करेंगे और जो भी घटना है उसका भी जाँच करके। और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी वेस्ट टीम को बड़ी सफलता मिली है। थाना रावतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी भोले भाले लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश के नाम पर ठगी करते थे। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी के अनुसार आरोपी अलग अलग पहचान बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करते थे और बाद में उनके पैसे साइबर फ्रॉड के जरिए हड़प लेते थे। गिरफ्तार आरोपी सुमित कश्यप और नवीन श्रीवास्तव दोनों कानपुर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। साइबर क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है, जिनका नाम है सुमित कश्यप और नवीन श्रीवास्तव। ये सुमित कश्यप और नवीन श्रीवास्तव, ये दोनों जब हम लोगों ने डिटेल में काम किया तो पता चला कि ये लोग साइबर फ्रॉड्स में जो खाते यूज होते हैं वो खाते ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। जब उन खातों की जब डिटेल एनालिसिस की गई तो पता चला कि ये 5 खाते अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर थे। ये म्यूल अकाउंट थे बेसिकली, जो कि सुमित कश्यप और नवीन श्रीवास्तव द्वारा ये प्रोवाइड कराए जाते थे। ये दिल्ली में एक पार्टी थी जिसको ये लोग प्रोवाइड कराते थे। इनके अनुसार कोई तोमर नाम का व्यक्ति है जिसको ये लोग ये खाता प्रोवाइड कराते थे और वहाँ से ये साइबर फ्रॉड के माध्यम से ये पैसे इनके अकाउंट्स में ही आते थे। और कन्नौज में रजिस्ट्रार ऑफिस का उप निबंधक का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उप निबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। निबंधक ने रजिस्ट्री के नाम पर 60,000 रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर टीम ने कार्रवाई की। कानपुर की टीम उप निबंधक और प्राइवेट कर्मी की जितेंद्र कुशवाहा को पकड़कर सदर कोतवाली ले गई। कोतवाली में विधिक कार्रवाई के बाद टीम दोनों को अपने साथ कानपुर ले गई। और बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अफसर डॉक्टर प्रमोद देशवाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में आरोप है कि डॉक्टर झोला छाप से 5,000 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। जानकारी के अनुसार नजीबाबाद तहसील के समीपुर स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर प्रमोद देशवाल पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। वीडियो में वह झोला छाप से बातचीत करते हुए ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 3-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मामला सामने आने के बाद डीएम जसजीत कौर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है।
कल से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद देशवाल, वो किसी के साथ बैठे हैं और कुछ पैसे का लेन देन, कुछ डिस्कशन, कुछ बातों वाली वीडियो जो है उसमें प्रतीत हो रही है। उसके संबंध में उसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया था। सीएमओ ने उनका जो चार्ज है वो बदल दिया है और फील्ड की भी जो एक्टिविटीज़ का चार्ज उनको दे रखा था वो भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ पे जनपद स्तर पे एक एडीएम की और सीएमओ साहब की संयुक्त हम लोग समिति कॉन्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं जो इस प्रकरण की जांच कर ले और जांच में यदि ये दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन शासन भेजें। ये हम लोग। और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने हत्या के प्रयास और उगाही के मामले में वांछित 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद मिराजुल हसन निवासी कर्नलगंज के रूप में हुई है, जो थाना जाजमऊ में दर्ज मुकदमे में करीब 2.5 साल से फरार चल रहा था। आरोपी को लखनऊ के चारबाग क्षेत्र से जाजमऊ पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, उगाही, दंगा और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। देखिए, कल थाना जाजमऊ और पूर्वी सर्विलेंस टीम के द्वारा थाना जाजमऊ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 240/2023 में अभी एक वांछित अभियुक्त है मिराजुल हसन, उसको कल हमने चारबाग लखनऊ से अरेस्ट किया है। मिराजुल हसन पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इसके मुकदमे के संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जो वादी थे इस मुकदमे के विष्णु सैनी, उनके द्वारा मिराजुल हसन और 9 और अभियुक्तों पर जान से मारने की धमकी, रंगदारी मांगना और मार पिटाई करने के आरोप लगाए गए थे। इसके संबंध में थाना जाजमऊ पर एक मुकदमा पंजीकृत था और यह अभियुक्त मिराजुल हसन तभी से वांछित था और इसको कल थाना जाजमऊ की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। और आगरा में ताजमहल परिसर में सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें संभावित खतरों से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया गया। इस दौरान फायर सुरक्षा, इसके साथ ही इंटोजन और पुलिस फायर रिस्पांस ने जुड़ी कुल 3 मॉक ड्रिल की गई। इस गेट पर आग लगने की आपात स्थिति बनाकर फायर टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया। साथ ही सीआईएसएफ और ताज सुरक्षा पुलिस की क्यूबाची टीम ने संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक रोका। मॉक ड्रिल में फायर सर्विस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, पीएसी और पुलिस की कई इकाइयों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फायर पंप रूम तकनीकी रूप से प्रेशर बनाने में असफल पाए गए, जिसे सुधार के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाएगा। मिर्जापुर एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने गुम हुए फोन पर विशेष अभियान चलाया, जहां अभियान के अंतर्गत कुल 234 स्मार्टफोन बरामद कर मालिकों को सौंपे गए हैं। बरामद हुए फोनों की कीमत करीब 32 लाख रुपए है। गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर विवेक चावला के नेतृत्व में सर्विलांस टीम ने CEIR पोर्टल और मोबाइल मिसिंग प्रार्थना पत्रों के आधार पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मोबाइल वापस मिलते ही मालिकों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। मोबाइल वितरण कार्यक्रम में लोगों को जागरूक भी किया गया। पुलिस लाइन सभागार में हमारी जो सर्विलांस और एसओजी की टीम है, उसके द्वारा हमारे एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में जो हमारे जनपद के खोए हुए फ़ोन्स हैं और जो ऐसे फ़ोन्स जो CEIR पोर्टल पर रजिस्टर्ड थे, जो नहीं मिले थे, उन फ़ोनों की रिकवरी करते हुए लगभग 234 स्मार्टफोन, जिनकी अनुमानित मार्केट मूल्य लगभग 32 लाख रुपए है, उनको उनके स्वामियों को वापस किया जा रहा है। और कानपुर में निजी अस्पताल के आईसीयू के अंदर रासलीला का प्रदर्शन किया गया। आईसीयू के अंदर असलहा लेकर स्टाफ पहुंचा। आईसीयू स्टाफ ने फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा नियमों पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर जब जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, वैसे ही हड़कंप मच गया, क्योंकि स्टाफ असला लेकर आईसीयू में पहुंचा हुआ था और इस तरह से ये वीडियो और ये जो तस्वीर थी वो कई सवाल खड़े कर रही थी।
और खबर मैनपुरी से, जहां कोरावली थाना क्षेत्र के कानपुर गोयन इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे और महिलाएं व पुरुष भी आपस में भिड़ते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। इसी क्रम में दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के बाद दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति की अरेस्टिंग भी की गई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही हम लोग के द्वारा की जा रही है। मौके पर पूरी तरह से शांति है। दोनों पक्ष पड़ोस के रहने वाले हैं। एक ही कार्य में दोनों एक ही तरीके का कार्य भी करते हैं। इनमें कुछ आपस में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद हुआ था। इसमें आगे की कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं। और खबर पीलीभीत से, जहां के बिलसंडा क्षेत्र में ज्वाला मैरिज लॉन के पास हुए गोलीकांड मामले में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतक पप्पू के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए हैं और उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजन आरोपियों के एनकाउंटर और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। इस मामले में पंकज कटियार ने अपने ससुराल पक्ष सहित 7 नामजद और 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार बीच बचाव के दौरान पप्पू को गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। साढ़े 5 बजे के बीच में हमारी दुकान पे पापा बैठे थे। कपड़े की दुकान है हमारी बमरोस में। एक पंकज कटियार हैं, साइकिल वाले, काफ़ी फेमस हैं। तो उनका किसी से विवाद हो गया होगा, तो कुछ बदमाश जो है उन्हें मारपीट हो रही थी उनकी दुकान के अंदर। तो अचानक से पापा की नज़र गई, तो पापा जो है उन्हें बचाने के लिए अंदर गए और उसी में जो है एक ने पापा को मेरे बंदूक मार दी। धरना प्रदर्शन की बात ऐसी है कि हम लोग कुछ नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग बस योगी सरकार में जैसा कि हो रहा है कि हर किसी को न्याय मिलता है। बुलंदशहर के नरसिना क्षेत्र के नरेंद्रपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 युवक का शव किराए के कमरे में मिला। जानकारी के अनुसार पत्नी के नाराज होकर मायके चले जाने से वे मानसिक रूप से परेशान था। युवक की दूसरी शादी करीब 1.5 माह पहले की हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। बुलंदशहर के थाना नौरारा क्षेत्र के पिलखना गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक और नाबालिग किशोरी के शव एक ही पेड़ पर अलग अलग फंदों से लटके मिले। मृतक युवक गगन के खिलाफ डिबाई थाना क्षेत्र में नाबालिग को अगवा करने का मामला दर्ज था। जानकारी के मुताबिक दोनों 27 मई से लापता थे और दोनों की ही डिबाई क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी और सभी पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। दिनांक 27 मई 2026 को थाना डिबाई में वादी कपिल कुमार के द्वारा उनकी नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में अभियुक्त गगन के विरुद्ध एक तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसमें लगातार इनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। आज थाना नौरारा क्षेत्र के पिलखना गांव में एक लड़की और लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिनकी शिनाख्त गगन और उस नाबालिग लड़की के रूप में हुई है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया था। दोनों के ही शव लगभग 2 दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। इसमें इनकी बॉडी को उतारकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और नीलू यादव को सजा हुई है। घटना में सहअभियुक्त पूजा तोमर को भी सजा हुई। गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। सजा के साथ 2 आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
और मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर रात थार और स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर कई गाड़ियों को सीज किया गया है और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी थाने में कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए और गलती हो गई सर कहते दिखे। पुलिस ने थार और स्कॉर्पियो समेत कई वाहन सीज कर दिए, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह, अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह, वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आएं तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ जिले को विकास का तोहफा देते हुए 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज यूपी माफिया राज से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है